जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 12 का जो सिलेबस है बोर्ड का उसकी बात कर रहे थे। हमने काफी कुछ अभी कवर कर लिया है। आज हम गद्य का जो पहला पार्ट है महादेवी वर्मा, लेखिका है महादेवी वर्मा और पाठ का नाम है भक्तिन। क्या नाम है? भक्तिन। और हम ये शॉर्ट में देख रहे हैं। आप ये नहीं सोचना कि आपने ऊपर ऊपर से कैसे बताया। तो शॉर्ट में मतलब आपको एग्जाम देने से पहले ये चीजें देखे जानी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अर्जित कर सको। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो भक्तिन नामक पाठ है ये महादेव वर्मा की किस रचना से लिया गया है? स्मृति की रेखा से। किससे लिया गया है? स्मृति की रेखाएं। भक्तिन की एक रचना है स्मृति की रेखाएं, जहां से नहीं, महादेव वर्मा की एक रचना है स्मृति की रेखाएं, वहां से ये भक्तिन पाठ लिया गया है। ये सबसे पहले ध्यान रखना। फिर एक कवि परिचय का क्वेश्चन आता है कि महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। मृत्यु कब हुई? 1987 में। ठीक है। फिर रचनाएं हैं महादेव वर्मा की। रचनाओं से पहले आपको ध्यान में रखना विधा, यानी भक्तिन पाठ की विधा। विधा किसे कहते हैं? यानी प्रकार। विधा का मतलब प्रकार। पाठ क्या है? कहानी है, मतलब पाठ कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, तो विधा पूछी जाती है। अभी अर्धवार्षिक में आपके एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन सा पाठ का था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो विधा पूछी जाती है। तो भक्तिन पाठ की विधा है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत नहीं होंगे और बड़े क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो मान लो आपसे सीधा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि महादेवी वर्मा का परिचय लिखे, तो आप क्या लिखोगे? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को फरुखाबाद के उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं श्रृंखला की कड़ियां, संकल्पिता, दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा और सांध्य गीत इनकी रचनाएं हैं। अगर आप इतना भी लिखते हो और 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 3 साढ़े 3 नंबर मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा लिख दो, 1-2 लाइन और डाल दो, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने यह कोशिश करी है शॉर्ट में। हर बार मैं ये चीज नहीं बताऊंगा, हर कवि की आपको ऐसे देखनी है। ठीक है साथियों। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। भक्ति नामक पाठ है जो कहां से लिया गया है? स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। और इस पाठ की विधा क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन पाठ। ठीक है। फिर महादेवी वर्मा की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक रचना इनकी श्रृंखला की कड़ियां, संकल्पिता, दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक है। तो इसकी विधा ध्यान में रखना। अगर रेखा चित्र आ जाए खाली तो भी रेखा चित्र भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा नाम अगर सीधा पूछे कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ की विधा क्या है, तो आपको लिखना है महादेवी वर्मा कर भक्तिन पाठ की विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगर ऑप्शन वाला जाए ABC वाला लिखा हुआ चूज करना है तो खाली रेखा चित्र आए तो आपको रेखा चित्र भी कर देना है। ठीक है साथियों। रचना इनकी खूब है। निहार है, रसी में, नीरजा है, सांध्य गीत है, यमा है। एक चीज ध्यान रखना, यमा रचना है ना, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस रचना पर मिला इन्हें? यमा पर। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं इस पाठ में है क्या। जो भक्तिन पाठ है ना, भक्तिन कौन थी, क्या थी, वो आपने पढ़ा होगा। तो भक्तिन के कितने बेटे थे, ठीक है ना, और कहाँ पे रहती थी, क्यों आई थी, ठीक है, 3 बेटे थी, 2 जेठ थे, वो आपने अच्छे से पढ़ रखी है। तो उन चीजों की मैं बात नहीं करूंगा। और कौन से, एक चीज ध्यान रखना, कौन से दिन भक्तिन अपना सिर मुंडवा लेती थी, मतलब अपने सर के बाल यानी चूड़ाक्रम करवा लेती थी। तो बृहस्पतिवार का वार ध्यान रखना है। और एक वार का क्वेश्चन और आता है, सिल्वर वेंडिंग आपके पाठ है। उन किशनदास यशोधर पंत के घर आया करते थे रविवार को, और भक्तिन अपना सिर मुंडवाती थी कब? बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को। ये 2 वार आपको ध्यान में रखना है। दोनों किताबों में आपके 2 वारों का जिक्र हुआ है। हो सकता है कि वारों से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है साथियों। तो अब हम करते हैं इस पाठ के बारे में। तो भक्तिन क्या है? एक रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के साधारण लेकिन सशक्त व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। मतलब भक्तिन महादेवी वर्मा की नौकरानी थी यानी सेविका थी, उनके साधारण व्यक्तित्व को इस रेखा चित्र में प्रस्तुत किया है। भक्तिन अनपढ़ होते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि, निष्ठा और आत्म सम्मान से भरपूर स्त्री है। मतलब भक्तिन अनपढ़ थी लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि, निष्ठा और आत्म सम्मान से क्या थी? भरपूर थी। भक्तिन लेखिका के प्रति यानी महादेवी वर्मा के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहती थी। एक बार वो महामारी आई थी ना, महामारी आई थी, क्या था पता नहीं, युद्ध का वर्णन आया था। तब इसने कहा ना, मेरे पास पैसे पड़े, आप मेरे घर पे चलो, ऐसा कहा था। लेकिन देखो ऐसे नौकर कम कहते हैं, खुद चले जाते हैं। लेकिन इसमें स्वामी और सेवक के मध्य अच्छे संबंधों को दिखाया गया है। ठीक है। हर परिस्थिति में भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ खड़ी रहती है। आगे देखो, आगे 1 मिनट है ना। इस रचना में भक्तिन के माध्यम से ग्रामीण स्त्री का यथार्थ जीवन, उसकी मेहनत, संघर्ष और सामाजिक सीमाएं सामने आती है। इस पाठ में क्या मिलता है? जिस तरह ग्रामीण स्त्री होती है, उसके जीवन, उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और सामाजिक सीमाएं जो सामने आती है, लेखिका उसकी स्वतंत्र सोच
और दृढ़ चरित्र से प्रभावित है। उसका चरित्र कितना दृढ़ है उससे प्रभावित है। भक्तिन मात्र उसकी नौकरानी नहीं है, उसका जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रही है भक्तिन। क्योंकि महादेवी वर्मा जैसी बड़ी लेखिका ने जो भी उनके घर पे जानवर ही क्यों नहीं रहा हो, जैसे गोरा गाय आपने पढ़ा होगा, गाय पे भी लिखा है, भक्तिन पे लिखा है, तो भक्तिन का चरित्र चित्रण अच्छे से किया है। मुख्य भाव के इस पाठ का पूछ ले, नारी स्वाभिमान, निष्ठा, ग्रामीण जीवन और मानवीय ता के बारे में इस पाठ में काफी कुछ महादेवी वर्मा ने बताया है। इसमें कुल मिला के आपसे एक लाइन में पूछ ले कि भक्तिन पाठ में क्या दिखाया गया है। स्वामी सेविका के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। पहले लाइन शुरू होती है ना इस पाठ की, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखें, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन आ जाए भक्तिन का चरित्र चित्रण, तो क्या लिखोगे आप, कद छोटा है, दुबला शरीर है, पतले होठ है, और क्या है उमा, मतलब 75, क्या बोलते हैं उसको, 50 वर्ष की है, लेकिन लगती कितने की है, 75 सी। ठीक है, उसका नाम क्या है, लक्ष्मी या लक्ष्मी है। इसके पुत्र कितने हैं बताओ, पुत्र नहीं है, 3 बेटियां हैं, 2 जेठ है, क्यों आती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। तो कुल मिला के स्वामी और सेवक के मध्य संबंधों को इस पाठ में लेखिका ने दिखाया है। और इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उस शब्दों को भी आपके ध्यान में रखना है। जैसे बई, बई एहू, इसका तो होता है, क्या होता है, छोटे भाई की बीवी। ठीक है, इस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या इसमें बातें हुई है वो आपको ध्यान में रखना है। और भक्ति ने कभी बदली नहीं, शहर में आने के बाद कभी बदली नहीं। लेकिन आजकल के लोग शहर में जाते ही 3 दिन बाद में जींस टॉप में आ जाते हैं, लेकिन भक्ति ने गांव से शहर में लेकिन बदली नहीं, उल्टा महादेवी वर्मा को अपना जैसा बना दिया। ठीक है ना, एक वार ध्यान रखना आपको, चूड़ाक्रम वाला बृहस्पतिवार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किशनदा यशोधर पंत के घर कब आते थे, रविवार को। ये 2 वार आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा पाठ। दूसरा पाठ आपने आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, किसका है, जैनेन्द्र कुमार। जब कोई परिचय वाला सबसे पहले हमें तैयार करना है, तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था पूछ ले सीधा, तो 1905 में। कब हुआ था, 1905 में जैनेन्द्र कुमार का जन्म, 1905। कहाँ पर पूछ ले, तो कोड़ियागंज एक जगह है उत्तर प्रदेश में, कोड़ियागंज गांव है अलीगढ़ जिले में। कोड़ियागंज गांव अलीगढ़ जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1990। और इनका हमारे सिलेबस में क्या लगा है, बाजार दर्शन निबंध है। क्या लगा है, बाजार दर्शन निबंध लगा है। और ये निबंध कैसा है, विचार प्रधान निबंध है, मतलब हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ये निबंध। ठीक है, फिर इनकी रचनाएं पूछ ले, तो सुनीता है, कल्याणी है, अनाम स्वामी है, त्यागपत्र है, मुक्तिबोध है, साहित्य का श्रेय और प्रेम। कुल मिला के मैंने रचनाएं ज्यादा लिखी है, आपसे 2 या 3 रचनाएं पूछ जाएगी कि जैनेन्द्र की 2 रचनाओं के नाम लिखो, 2 कोई भी आप याद कर लेना। कम से कम 4 रचना तो हर लेखक की आपको आनी चाहिए। 4 रचना आएगी तो बड़ा क्वेश्चन भी आप करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर जैनेन्द्र कुमार का जो ये निबंध है ना, ये अच्छा निबंध है, विचार प्रधान निबंध है। ठीक है, विचार करने योग्य निबंध है। वो भगत जी का चित्रण होता है, बाकी अंदर की चीजें तो आपको ध्यान है, अंदर की चीजें की बात हम क्यों ही करें, तो हम मेन बात कर लेते हैं। बाजार दर्शन एक व्यंग्यात्मक निबंध है। पहली बात, बाजार दर्शन कैसा निबंध है, एक व्यंग्यात्मक निबंध है। निबंध के को लेके इन्होंने व्यंग्य किया है, जिसमें जैनेन्द्र ने आधुनिक समाज की उपभोक्तावादी मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। आधुनिक समाज की जो उपभोक्तावादी मानसिकता, कई बार हम बाजार जाते हैं, लाने कुछ जाते हैं और वहां पर विज्ञापन देख के 1 के ऊपर 5 फ्री, ऐसे कुछ चलते हैं ना, बाई 2 गेट 3 या बाई 1 गेट 4, ऐसे ऑफर देख के हम लालयित हो जाते हैं। जो हमें चाहिए ही नहीं वो चीजें हम लेके आ जाते हैं। उस पर तीखा व्यंग्य क्या है, लेखक बताता है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं को नहीं, इच्छाओं को बढ़ाता है, उसे खरीदने के लिए विवश करता है। यानी बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं को नहीं बल्कि इच्छाओं को बढ़ाता है। कई बार हम लेने जाते हैं एक साबुन और लेके आ जाते हैं पूरा साबुन का कार्टून ही, क्योंकि कोई ऑफर चल रहा होता है। देखो, कोई भी कंपनी अपना नुकसान करके कोई चीज नहीं देगी। तो ये निबंध हमें ये मैसेज देना चाह रहा है, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदनी चाहिए, ना कि अनावश्यक हमें खर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखो, निबंध में लेखक दिखाता है, क्या दिखाता है, निबंध में लेखक दिखाता है कि बाजार की चकाचौंध में फंसकर मनुष्य विवेक और आत्म संयम खो देता है। यानी बाजार में जो लाइटिंग है, चकाचौंध है, उसमें फंसकर मनुष्य अपना विवेक और आत्म संयम खो देता है और सब चीजें ले लेता है। सच्चा सुख वस्तुओं के संग्रह में नहीं बल्कि संतोष और संयम में। क्वेश्चन आ जाएगा, बाजार दर्शन निबंध के अनुसार सच्चा सुख किसमें है, बताओ, वस्तुओं के संग्रह, वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष और संयम में। ये रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम बाजार के गुलाम ना बने, बाजार में कोई चीजें देखकर उनके गुलाम ना बने। जो चीज हमें चाहिए हमें वही चीजें लेनी होगी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि बाजार की असली कर्तार्थता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना। यानी बाजार का काम क्या है, आवश्यकता के समय काम आना। जैसे हमें चाहिए पेन और हम बाजार में जाए अगर पेन ही नहीं मिले तो हमारे काम का वो बाजार नहीं है। तो बाजार की कर्तार्थता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना, इससे ज्यादा
कुछ नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि बाजार हम गुलाम ना बने। मुख्य भाव क्या है इस पाठ के? उपभोक्तावाद की आलोचना है। ठीक है, व्यंग्य है, आत्म संयम है, यानी मन में जो ठान लिया भाई मुझे लेना है पेन, तो पेन ही लेके आना है, यूं नहीं आप लेने को जाओ लेके कुछ आ जाओ, जाने गए हो एक पेंट और लेके आ गए 4 जोड़े, आप ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मुख्य भाव उपभोक्तावाद की आलोचना, व्यंग्य है और आत्म संयम पर बल दिया गया। इसमें भगत जी आते हैं चूरण वाले, है ना, उनका काम है बाजार में जाना, चूरण लिया और वापस आ जाते हैं। ठीक है ना, और वो 6 आने का चूरण बेचते हैं, उसके बाद में लौटा देते हैं। अगर उनके मन में होता तो और भी कमा सकते थे। तो इस पाठ के माध्यम से हमें सिखाया गया है आत्म संयम। आत्म संयम होना चाहिए और जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें लेनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, कई कथन है इस पाठ में जो आपने पढ़ा होगा, कथन की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। बाजार दर्शन में क्या है? बाजार की कर्तारता है आवश्यकता के समय काम आना, जो चीज हमें चाहिए वही लेनी है, ज्यादा इधर उधर की चीजें हमें नहीं लेनी है। ठीक है, कई कोटेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शायद आपने सर ने आपको अंडरलाइन वगैरह करवाए होंगे, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अगला पार्ट है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। क्या है? काले मेघा पानी दे। इस पाठ की विधा क्या है? संस्मरण। काले मेघा पानी दे रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा क्या है? संस्मरण है। ठीक है, फिर कवि परिचय का क्वेश्चन, धर्मवीर भारती का जन्म आपसे पूछ ले, जन्म कब हुआ इनका? 1926 में। कब हुआ? 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक एक जगह है जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, वहां और इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1997 में। मृत्यु कब हुई? 1997 में। और इनके पाठ का नाम क्या है? काले मेघा पानी दे। इस पाठ की विधा क्या है? संस्मरण है। और प्रमुख रचना इनकी क्या है? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का सॉरी दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान। जब कवि परिचय का क्वेश्चन है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन आ जाए, धर्मवीर भारती का परिचय लिखें। तो धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में 1926 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और बंद गली का आखिरी मकान। इनकी कुछ रचनाओं पे फिल्में भी बनी है। किस पे बनी है आप कमेंट करना, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो इस पाठ की विधा क्या है? संस्मरण। विधा यानी प्रकार, मैंने बात ये कर ली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ में क्या है? जो काले मेघा पानी दे, इस पाठ में क्या है? इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास है, लोगों को जो विश्वास है शुरू से आ रहा है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के तर्क के मध्य द्वंद दिखाया गया है। एक तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के तर्क भी है, उनके मध्य द्वंद यानी टकराव दिखाया गया है। ये पाठ लेखक के बाल्यकालीन अनुभवों पर आधारित है। ये पाठ लेखक के बाल्यकालीन बचपन के अनुभवों पर आधारित है। इसमें वर्षा के लिए मनाए जाने वाला लोकगीत काले मेघा पानी दे बाल मन की आस्था, विश्वास और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। पूरे बच्चे को जाते हैं जब बरसात नहीं होती है तो घूमते हैं, इंद्र सेना वगैरह होती है ना, इंद्र सेना है, एक कौन वो जय बोलते हैं ना, गंगा मैया की जय बोलते हैं, मेंढक मंडली, इंद्र सेना होते हैं ना, उनपे पानी गिराते हैं। भाई पानी है नहीं फिर भी पानी गिराया जा रहा है, इसलिए लेखक इनको अंधविश्वास मानता है। लेकिन इनकी जो रिश्तेदार होती है ना वो कहती है नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो भगवान हमें और ज्यादा पानी देंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, खेत में हम 5 किलो बोते हैं, 5 किलो से 5 क्विंटल मिलता है ना, वैसे एग्जाम्पल भी दिया है। लेकिन सोचने पे मजबूर कर रहा है ये पाठ। तो इसलिए लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के तर्क के मध्य द्वंद दिखाया गया है। ठीक है, बच्चे पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि उनके गाने से बादल आएंगे और बारिश होगी। बच्चों को मानना है कि वो गाएंगे, घर घर जाएंगे तो बाद में बादल आएंगे और ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी। लेखक इस पाठ के माध्यम से लोक संस्कृति, परंपराओं और बाल सुलभ विश्वास को प्रस्तुत करता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि आधुनिक तर्क और विज्ञान के सामने भी मानवीयता, विश्वास और भावनाएं अपना महत्व रखती है। विज्ञान के सामने भी मानवता यानी जो मानवीय विश्वास है वो भी अपना महत्व रखती है, इन्हें हम नकार नहीं सकते। जैसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उसने उनसे पूछा अपने रिश्तेदार से कि पानी तो है ही नहीं, या पानी गिरा रहे इतना बच्चों पे, तो फिर क्या मतलब? तो वो कहती है कि ये इसलिए गिरा रहे हैं कि हम थोड़ा सा पानी गिराएंगे तो इंद्र भगवान इनके बदले में हमें बहुत ज्यादा पानी देंगे। जैसे हम खेत में थोड़ा सा बोते हैं, मतलब 10 किलो 5 किलो, तो उससे उसके बदले हमें 10 क्विंटल 20 क्विंटल मिलता है। तो ये भी चीजें माननी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, तो इस पाठ में अगर सीधा पूछ ले क्या दिखाया गया है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के तर्क के मध्य द्वंद दिखाया गया है। ठीक है, मुख्य भाव क्या है? बाल मन की आस्था, लोक संस्कृति, सामूहिक विश्वास इस पाठ में
दिखाया गया है। ठीक है साथियों, इतना ही ध्यान में रखना है। शॉर्ट में आप इतना ही देख पाओगे, मैं ज्यादा बता दूंगा फिर मतलब नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, तो अब हमें आगे बढ़ना है अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब अगला पार्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ध्यान में रखना 1921 में। जन्म से पहले देखो इनकी जो रचना है, रचना का नाम है पहलवान की ढोलक। क्या है? पहलवान की ढोलक। और इस पाठ की विधा क्या है? कहानी। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? कहानी। ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखनी है। मैं लास्ट में एक चार्ट और बना दूंगा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? कहानी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1921 में, आरोई हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में। आरोई हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनकी रचना का नाम है पहलवान की ढोलक और इस रचना की विधा है कहानी। ठीक है, अब प्रमुख रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी है? ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, वन तुलसी की गंध और मेला आंचल। तो आपसे 2-3 रचनाएं पूछी जाती है, तो कम से कम आपको 4 रचनाएं तो याद रखनी है। मैंने दो एक आध कोई ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आपको कम से कम 4 रचनाएं याद करनी है। तो इस पाठ की विधा क्या है? पहलवान की ढोलक की कहानी। क्या है विधा? कहानी। ठीक है, अब देखो इस कहानी में है क्या? पहलवान की ढोलक की कहानी में है क्या? एक पहलवान होता है, मतलब इस पाठ में क्या है कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है ना, मतलब जब सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ और भी कई चीजें होती है। कौन किस तरह बेरोजगार हो जाता है, कई असर पड़ते हैं, उस पे इस पे दिखाया गया है, तो हमें ये देखना है। तो ये कहानी ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, मानवीय जिजीविषा का सशक्त चित्रण है। ठीक है, जिजीविषा शब्द ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में काम आएगा। ये कहानी ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और मानवीय जिजीविषा का सशक्त चित्रण है। कहानी में एक बूढ़ा पहलवान है जो बीमार होते हुए भी अपनी ढोलक बजाकर पूरे गांव में जीवन और उत्साह भर देता है। मतलब ढोलक से पूरे गांव में उत्साह भर देता है। जब एक महामारी आती है तो वो ढोल के माध्यम से गांव वालों को मोटिवेट करता है। ठीक है, आगे देखो, ढोलक की आवाज लोगों के लिए आशा और संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, पहलवान की ढोलक में ढोलक की आवाज क्या मानी गई? आशा और संघर्ष का प्रतीक मानी गई है। पहलवान की मृत्यु के बाद भी उसकी ढोलक की गूंज गांव वालों के मन में जीवन के प्रति साहस बनाए रखती है। पहलवान की मृत्यु भी हो जाती है लेकिन वो गूंज गांव वालों के बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, उनका साहस को बनाए रखती है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष और आशा मनुष्य को जीवित रखती है। मतलब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें संघर्ष करना और आशा बनाए रखनी है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। मुख्य भाव क्या है इस पाठ के? जीवन का संघर्ष दिखाया गया है, लोक संस्कृति दिखाई है, आशा और जिजीविषा दिखाई गई है। उस टाइम एक रोग फैला था, रोग का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या है? हैजा। कौन सा रोग फैला था? हैजा फैला था। ठीक है, और मेला था। कुछ पात्रों का नाम ध्यान रखना। श्यामनगर का दंगल हुआ था जहां पर एक राजा थे, वहां पर एक पहलवान था, कौन सा? चांद सिंह को हराया। तो राजा का नाम क्या था? श्यामांग था शायद, है ना? राजा श्यामांग ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद आ रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया बड़े हुए। तो उसको हराया, तो इन्होंने इनको अपने दरबार में रख लिया। जब इनका बेटा बना मतलब राजा, तो उन्होंने पहलवानों का ये अखाड़ा ही बंद कर दिया। तभी अपने गांव आ गए और गांव में ही बच्चों को पहलवानी सिखाने लगे। तो ये पूरी कहानी है, वो कहानी आपने पढ़ रखी होगी, उसकी बात हमें नहीं करनी है, हमें सारांश की बात करनी है कि इस पार्ट में मैसेज क्या देना चाह रहा है। तो ये पार्ट मैसेज देना चाह रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष और मनुष्य को जीवित रखना। और सबसे पहले एक बात, इस पहलवान का नाम ध्यान में रखना है, लुट्टन पहलवान। क्या नाम था? लुट्टन पहलवान। और हराया किसको था? शेर का बच्चा था, कौन? चांद सिंह। ठीक है, मेला कहाँ था? श्यामनगर। मेला कहाँ था? श्यामनगर का। ठीक है, एक कम कम चीजें हैं जो आपको थोड़ी याद रखनी है। इसके अलावा तो खूब सारी चीजें हैं, वो देखेंगे फिर क्या बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मामला। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अगला पार्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनके पाठ का नाम क्या है? शीरीष का फूल। क्या है? शीरीष का फूल। और इस पाठ की विधा क्या है? निबंध। ये क्या है? निबंध है। ठीक है, पाठ का नाम शीरीष का फूल, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, विधा क्या है? निबंध। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का थोड़ा सा परिचय आप ध्यान में रखना, क्योंकि कोई परिचय का क्वेश्चन आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इंपोर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा बोर्ड में छप जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म पूछ ले 1907। कब हुआ? 1907। मृत्यु को भी पूछ ले 1979, 1979। जन्म 1907। पाठ का नाम शीरीष का फूल। ठीक है, और ये पाठ कहाँ से लिया गया है? कल्पलता से। कहाँ से लिया गया है? कल्पलता इनकी एक रचना है, वहां से शीरीष का फूल पाठ लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अशोक के फूल हैं, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार
प्रवाह है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो बड़ा क्वेश्चन भी मान लो आ जाए, हजारी प्रसाद का परिचय लिखें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 आरत दुबे का छपरा गांव जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। इनकी मृत्यु 1979 में हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितरक, कुटज विचार प्रवाह हैं। अगर आप इतना लिखोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो भी उस पे आप उससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इनकी एक रचना है आलोक पर्व। कौन सी रचना है? आलोक पर्व। ये ध्यान रखना, ये मैंने लिखी नहीं, शायद भूल गया होगा। आलोक पर्व ऐसी रचना है जिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है। अब इस पार्ट में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधा ध्यान में रखना है आपको, है ना, याद से भूलना नहीं है किसी भी हाल में। अब इस पार्ट में क्या बताया है लेखक ने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिरीष का फूल एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। इसमें लेखक ने शिरीष के फूल को कोमलता, सहनशीलता और त्याग का प्रतीक माना। लेखक ने शिरीष के फूल को कोमलता, सहनशीलता और त्याग का प्रतीक माना। शिरीष का फूल कठोर धूप और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मौन रूप से खिला रहता है, बिना किसी प्रदर्शन के। ये बहुत मोटिवेशनल पार्ट है, हमें शिरीष के फूल से सीखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, जिस तरह शिरीष का फूल हार नहीं मान रहा है। ये पार्ट शुरू होता है ना, वो मतलब गर्मी, जेठ की जलती धूप, जेठ के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, सब चीजें मतलब ऐसे लगी है जैसे अग्निकुंड बनी हुई है जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री निर्द्रुम अग्निकुंड बनी हुई है, ऐसी पंक्ति आती है। लेकिन शिरीष का फूल है वो एकदम खिला का खिला है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी। ठीक है। लेकिन इसके माध्यम से ये संदेश देता है कि सच्ची मानता शोर, प्रदर्शन या शक्ति में नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है कि सच्ची मानता शोर करने में, प्रदर्शन करने में या शक्ति में नहीं, बल्कि किसमें? विनम्रता में, सहनशीलता में, आत्म संयम में। यानी हमें अपनी आत्म संयम रखना है, सहनशीलता रखनी है। ठीक है। ये निबंध जीवन को सरल, शांत और मानवीय दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। मुख्य भाव क्या है इसमें? विनम्रता, सहनशीलता, त्याग और जीवन दर्शन दिखाया गया है, ना कि एक मिनट, इसको हटा देते हैं। सच्ची मानता किसमें? शोर, प्रदर्शन या शक्ति में नहीं, बल्कि किसमें? विनम्रता में, सहनशीलता में, आत्म संयम में। ठीक है। तो सीरीज के माध्यम से कई चीजें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई है। तो ये पार्ट मोटिवेशनल पार्ट है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें मौन रूप से खिला रहना है, ना कि हमें कोई प्रदर्शन करना है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पार्ट के बारे में आपको ध्यान होगा। इसमें कुछ कवियों के नाम आए हैं, वो आपको नाम ध्यान में रखना है। जैसे वात्स्यायन का नाम आया, उसकी रचना थी क्या? कामसूत्र। और भी कालिदास का भी नाम आया, उनका भी नाम ध्यान रखना है। कई चीजें, वेद व्यास है, वाल्मीकि है, और एक वो कर्नाट राज की प्रिय थी ना, विजिका देवी, उनका भी आया था। उन्होंने तो मतलब क्या बोला, तो तीन तीन या चार कवि माने थे। वो कवियों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम इस पार्ट का जो सारांश है, मतलब पार्ट में क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहा है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि मैसेज अगर हमें समझ में आ गया तो बाकी की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हर पार्ट में आपको पात्रों का नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, और डायलॉग जो होते हैं किसने किसको कहा वो ध्यान में रखना है। जैसे वो है ना, इसमें आता है कि मैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा। एक कवि वर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास, है ना। ये चीज किसने कही थी? कर्नाट राज्य की जो रानी थी विजिका देवी। ठीक है। कि अगर और कोई कवि होने का दावा करे तो उस पर मैं अपना, उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। और इसमें गांधी जी का भी जिक्र हुआ है शिरीष के फूल में, है ना। वो लास्ट में, हाय ये अवधूत कहाँ आज, हाय वे अवधूत कहाँ आज, ये महात्मा गांधी के लिए है। और ये इसका आपके व्याख्या वाला क्वेश्चन भी यहाँ से आया है, और हो सकता है व्याख्या का क्वेश्चन और पूछा जाए, हाय वे अवधूत कहाँ, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो व्याख्या की बात हम आगे करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पार्ट है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये पार्ट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में, मृत्यु 1956। बाबा साहब अम्बेडकर को सब जानते हैं, जिन्होंने संविधान निर्माण किया था, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के। उनकी रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर द शूद्रा, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इनकी 2 किताबों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। 2 किताबों के नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर इनका पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये दोनों इनके लेख है। ठीक है ना, लेख है। क्या है? लेख कह सकते हो, भाषण कह सकते हो, ये है इनके। ठीक है।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज की जाति प्रथा की कठोर आलोचना की है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंबेडकर ने भारतीय समाज की जो जाति प्रथा है की है उसकी क्या करी, कठोर आलोचना करी है। वे बताते हैं कि श्रम विभाजन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन भारत में ये जाति आधारित होकर अन्यायपूर्ण बन गया। ये कह रहे हैं श्रम विभाजन होना गलत नहीं है, लेकिन भारत में श्रम विभाजन जाति आधारित बन गया कि इस जाति का लोग ये काम करेगा, इस जाति का आदमी ये काम करेगा। ये गलत है। जाति प्रथा व्यक्ति को जन्म के आधार पर किसी एक काम में बांध देती है। जाति प्रथा जन्म के आधार पर, अब तो वैसे सुधार हुआ। कभी पहले क्या होता, दर्जी का बेटा दर्जी बनेगा, ठीक है, कुमार का बेटा कुमार बनेगा, तो ये चीजें गलत थी। तो इनका इन्होंने विरोध किया। ये श्रम विभाजन का विरोध नहीं किया, जो जाति आधारित श्रम विभाजन है उसका विरोध किया है, ठीक है ना, जिससे उसकी योग्यता, रुचि और विकास बाधित होते हैं। भाई कोई बच्चा है, किसी को इंटरेस्ट किसी और चीज में है, मान लो कुमार का बेटा है, उसको खाती के काम इंटरेस्ट है, तो वो काम कर सकता है। तो इसका इन्होंने विरोध किया है कि जो बच्चे को अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। श्रम विभाजन का तो इन्होंने समर्थन किया, लेकिन जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। आगे देखो, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा समाज में असमानता, शोषण और सामाजिक जड़ता को जन्म देती है। जाति प्रथा किसको जन्म देती है? समाज में एक तो असमानता आती है, शोषण होता है, और सामाजिक जड़ता को जन्म देती है। ये ना तो सामाजिक समरसता को बढ़ाती है और ना ही आर्थिक प्रगति को। न तो समाज में जो मेल जोल उनको बढ़ाती है, न ही आर्थिक प्रगति को। लेकिन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ श्रम का क्या हो, सम्मान हो और सबको समान अवसर मिले। लेखक कैसे समाज की उम्मीद कर रहा है अम्बेडकर जी के समाज ऐसा हो जहाँ श्रम का जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान हो और सबको समान अवसर मिले, यानी जो जिसको काम पसंद है वो काम वो कर सके। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम अब थोड़ा और। दूसरा इनका है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मतलब अम्बेडकर जी को समाज कैसा चाहिए था, कि समाज कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ अम्बेडकर जी कर रहे हैं। इस पाठ में भीमराव अम्बेडकर ने अपने आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार आदर्श समाज की नींव कैसी होती है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होनी चाहिए। अब क्वेश्चन सीधा आ जाए, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज की नींव में क्या क्या होना चाहिए? एक तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरी समानता होनी चाहिए और बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, तीन चीजों की उन्होंने बात करी है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ऐसा समाज किसी भी प्रकार के भेदभाव, ऊंच नीच और जाति प्रथा से मुक्त होना चाहिए, और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, जाति प्रथा बिल्कुल भी ना हो। इनकी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा था। इनका मानना था कि ऐसा समाज बने तब भारत प्रगति करेगा। अम्बेडकर मानते हैं कि समाज सभी मजबूत हो, तभी मजबूत बनता है जब उसमें समान अवसर, सामाजिक न्याय, पारस्परिक सम्मान हो। अम्बेडकर का क्या मानना है कि कोई भी समाज तभी मजबूत बनता है जब उसमें समान अवसर मिले, सामाजिक न्याय हो, परस्पर समानता हो, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो, कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो। ये पाठ मानवता, लोकतंत्र, सामाजिक समरसता का संदेश देता है। ये पाठ क्या संदेश देता है? मानवता का, लोकतंत्र का और सामाजिक समरसता का संदेश देता है, और जाति प्रथा का घोर विरोध करता है। ठीक है साथियों, अब देखो इस पाठ के मुख्य भाव के समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की बात इस पाठ में की गई है। सीधा सा पाठ है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है, बेफिक्र रहना। और जो यहाँ पढ़ा है इनको आप एक बार दो बार देख लेना, तो आपके क्या पूरा सिलेबस नया नया हो जाएगा कि आपने उस टाइम पढ़ा था। ठीक है साथियों, हमारी आरो बुक तो अब करीब करीब पूरी हो जाती है। अब सिल्वर वेंडिंग से शुरू करेंगे, और ये दूसरी किताब है वितान। कौन सी वितान? वितान आपने पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, अच्छी किताब है। तो अभी ये क्या स्पीड में बनाने पड़ रहे हैं। मैंने पहले सोचा नहीं था, अचानक ही मुझे सूझा कि भाई थोड़ी आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने ये नोट थोड़े टाइप किए जल्दबाजी में। उम्मीद है नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जैसे आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भाई बहनों के काम आएगा, उस टाइम इसको और थोड़ा विस्तार देंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मनोज श्याम जोशी पहला पाठ है, जिसके लेखक है मनोज श्याम जोशी। ठीक है, मनोज श्याम जोशी का जन्म 1935 में कुमाऊं, वहां पर कुमाऊं एक जगह है, वहां पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2006 में हुई। तो आपको ध्यान में रखना है, मनोज श्याम जोशी का जन्म 1935 कुमाऊं में, मृत्यु 2006 में हुई थी। और इनकी एक रचना है अपने सिलेबस में, सिल्वर वेंडिंग। सिल्वर वेंडिंग, और इस पार्ट की विधा है कहानी। विधा क्या है? कहानी। सिल्वर वेंडिंग है, विधा क्या है? कहानी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। किसकी है? मनोज श्याम जोशी की। फिर इनकी रचनाएं पूछ ले तो कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरकुलूज की हैरानी। ये मैंने लिखा नहीं, हरिया हरकुलूज की हैरानी है ना, या लिख लेना आप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, क्या टाटा प्रोफेसर, ये इनकी रचनाएं हैं। क्या पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्या पर क्या मिला इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सीधा क्वेश्चन आ जाए, मनोज श्याम जोशी की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो क्या पर, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म 1935, मृत्यु 2006। कहानी का नाम सिल्वर वेंडिंग, और विधा क्या है? कहानी है। कहानी किसकी है? मनोज श्याम जोशी की है। और मनोज श्याम जोशी के अपने सिलेबस में क्या लगी है? कहानी। कैसा भी क्वेश्चन आए हमें
कर लेना है। अब इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में मतलब जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एक नई पीढ़ी आती है ना, नई पीढ़ी के अलग विचार होते हैं, वो सब चीजें इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो इस पार्ट में देखो, अब देखते हैं सिल्वर। सिल्वर किसे कहते हैं? देखो, शादी होती है ना, हर 25 साल में अलग अलग वेडिंग होती है। जैसे 25 साल की शादी हो गई तो सिल्वर वेडिंग बनाते हैं। कौन सी? सिल्वर वेडिंग। अगर 50 साल हो गए शादी को तो गोल्डन वेडिंग। कौन सी? गोल्डन वेडिंग। अगर 75 साल हो गए शादी को तो कौन सी वेडिंग? डायमंड वेडिंग। डायमंड वेडिंग। और अगर 100 साल हो गए शादी को तो प्लेटिनम वेडिंग। कौन सी? प्लेटिनम वेडिंग। तो ये 4 शब्द है। वैसे आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है इस पार्ट में, और वो क्या क्या है वो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं इसका मैसेज। ठीक है, सिल्वर वेंडिंग पार्ट में लेखक ने मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की वास्तविकता को व्यंग्य और आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें दाम्पत्य जीवन दोनों का कैसा चल रहा है, यशोधरपंत और उनकी बीवी के मध्य क्या विवाद है, उसके मध्य चीजें बताई गई है, आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहानी एक दंपति की 25वीं विवाह वर्षगांठ यानी सिल्वर जुबली के बहाने उनके जीवन के संघर्ष, समझौते और भावनात्मक दूरी को उजागर करती है। ये कहानी एकमात्र कहानी नहीं है, ये लेखक इस कहानी के माध्यम से यानी कहानी के बहाने से यानी 25वीं सालगिरह के बहाने से उनके जीवन के संघर्ष, कौन कौन से वो आपस में समझौते कर रहे हैं और परिवार में कितनी भावनात्मक दूरी है, सबको उजागर करती है। देखो, पत्नी इसलिए पति के पक्ष में नहीं है कि जब वो अपने भाइयों के साथ रहते थे तब इन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया, इसलिए वो पति के पक्ष में नहीं है पत्नी। और पत्नी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए मॉडर्न बनी जा रही है। इसमें आया था ना साइनल बुढ़िया, नाम आ रहा है, मतलब बुढ़ी हो रही है लेकिन मेकअप वगैरह सारी चीजें करती है, ऐसा कुछ शब्द आता है साइनल बुढ़िया, आप देखना। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई, वो आपने पढ़ी है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर थे, कौन थे? वाईडी पंत यानी यशोधर पंत सेक्शन ऑफिसर थे, और उनके हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। शाम के 5 बज रहे थे, है ना, 5:25 हो रहे थे, और किसी को पता चला कि आज इनकी वेडिंग है, तो इन्होंने 10 रुपए दे के खर्चा कर लो। तो वहां पे जो इनका था एक सेवक था, या क्या बोलते, स्टाफ, चड्डा, मिस्टर चड्डा, उसने कहा इतने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 30 रुपए दो तो हम पार्टी करें। तो पैसे ध्यान में रखना है, 10 रुपए इन्होंने दिए थे बटुए से निकाल के, लेकिन बाद में 30 दिए। एक चपरासी था भगवान दास। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। तो इस कहानी में क्या है, तो हमें ये यहाँ पे पढ़ना है कि इस पाठ में लेखक ने मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की वास्तविकता को व्यंग्य और आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। कहानी एक दंपति की है जिसकी 25वीं वर्षगांठ है सिल्वर जुबली के बहाने उनके जीवन के संघर्ष, क्या बताया, उनका जीवन के संघर्ष को बताया है, समझौता बताया है, भावनात्मक दूरी को उजागर करती है। किस तरह यशोधर पंत अपना गाँव छोड़ के यहाँ पर आते हैं और उनको किशनदा मिलते हैं, किशनदा इनको नौकरी पे रखते हैं। ठीक है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनके यशोधर पंत के कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी। बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में काम करता था। ठीक है ना, सारी चीज ध्यान में रखनी है। और इनका एक साला था, साला का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, साले का नाम क्या था, कमेंट करना अगर आपको याद हो तो सारी चीजें हैं, तो उनकी बात हम करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और क्या इस पार्ट में, बाहरी चमक दमक और सामाजिक दिखावे के पीछे छिपी रिक्तता और थकान पाठ का केंद्र विषय। यानी बाहरी चमक दमक तो दिखा रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन बेटा बाप को नहीं कह रहा है कि पिताजी ने आपका ये काम कर दूंगा। मतलब घर में तो लड़ाइयां चल रही है, लेकिन सामाजिक दिखावे के लिए क्या मनाई जा रही है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है, केक काटा जा रहा है, लेकिन अंदर से सब खोखले बने हैं। अगर ये पार्ट आपने पढ़ा है तो आपको सब पता होगा। ठीक है ना, लेखक बताता है कि समय के साथ साथ रिश्ते क्या हो जाते हैं, औपचारिक हो जाते हैं। यानी समय बीतता है तो रिश्ते सिर्फ औपचारिक हो जाता है, कहने को रिश्ते रह जाते हैं। जैसे वरिष्ठर पंत की छुट्टी की हो जाती है 5:30 बजे, लेकिन ये घर पहुंचते 8 बजे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जल्दी जाएंगे तो लड़ाइयाँ होगी, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। ये सब से छूटने के बहाने ये 8 बजे घर आते हैं, आराम से घर आते हैं, जाए खाना खाए और सो गए, क्योंकि इसमें सब चीजें बताई गई है। लेकिन उनके भीतर की स्मृतियां और जिम्मेदारियां ही संबंध को बनाए रखती है। मुख्य भाव क्या है, दाम्पत्य जीवन की यथार्थता है, मध्यम वर्ग की मानसिकता दिखाई गई है, और सामाजिक व्यंग्य दिखाया गया है। मतलब व्यंग्य क्या है, लास्ट में कहती है ना, वो भूषण अपने पिताजी को एक ऊनी गाउन देता है। गाउन क्यों देता है कि पिताजी सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं तो ठंड लगती है तो इनको गाउन देते हैं, लेकिन बेटा ये नहीं कहता है कि पिताजी दूध मैं ले आऊंगा। भले ही वो नहीं लाए, इनके मन में आता है ना, भले ही वो लेके नहीं आए, लेकिन इतना कहे तो सही, इतना भी अगर कोई बेटा अपने बाप को कह दे तो उनको प्राउड फील होता है, लेकिन वो ऊनी गाउन देता है। तो कई चीजें हैं, आपने पढ़ी होगी। तो ये अच्छी कहानी है सिल्वर वेंडिंग। इसमें जनरेशन गैप के मध्य जो विवाद है वो भी दिखाए गए हैं। इनकी एक लड़की है जो एमबीबीएस करना चाहती है अमेरिका जाके, कई चीजें हैं जो आपने पढ़ी होगी। बड़ा सा पार्ट है, हम ऐसे नहीं देखेंगे, एक बार इसको और देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है,
इस पाठ में लेखक ने मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की वास्तविकता को व्यंग्य और आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। कहानी एक दंपति की 25वीं विवाह वर्षगांठ सिल्वर जुबली के बहाने उनके जीवन के संघर्ष, समझौते और भावनात्मक दूरी को क्या करती है, उजागर करती है। अब आगे देखो, बाहरी चमक दमक बाहरी चमक दमक और सामाजिक दिखावे के पीछे छिपी रिक्तता भी ये कहानी बताती है। और थकान पाठ का केंद्रीय विषय है, मतलब थकान नहीं पूरा है ना, बाहरी चमक दमक सामाजिक दिखावे के पीछे छिपी रिक्तता और थकान पाठ का केंद्रीय विषय है। लेखक बताता है कि समय के साथ साथ क्या हो जाता है, रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं, लेकिन उसकी भीतर स्मृतियां और जिम्मेदारियां ही संबंध को बनाए रखती है। मुख्य भाव क्या है, दाम्पत्य जीवन की यथार्थता है, मध्यम वर्गीय मानसिकता है और सामाजिक व्यंग्य इस पाठ में दिखाया गया है। ठीक है साथियों, अब अगला पाठ है आनंद यादव। कौन है, आनंद यादव। इनके पाठ का नाम क्या था, जूझ। क्या नाम था, जूझ। ठीक है, और इस पाठ की विधा क्या है, विधा है ये आत्मकथात्मक उपन्यास। देखो सबसे पहले आपको हर पाठ की विधा, हर पाठ के लेखक का नाम ध्यान में रखना है। तो आनंद यादव का जो पाठ है उस पाठ का नाम है जूझ। पाठ की विधा क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास। अब एक क्वेश्चन आता है इनका, आनंद यादव का परिचय वाला। आनंद यादव का जन्म कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ 1935 में। आनंद यादव का जन्म 1935 में कागल महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर जगह है वहां पर हुआ था। मृत्यु 2016 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं जूझ, जोम्बी, नागरणी, कथा कथन। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी। और जूझ जो रचना, इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, वापस देखो परिचय, कवि परिचय वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या कैसे करोगे आप। आनंद यादव का जन्म 1935 कागल महाराष्ट्र या कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जूझ, जोम्बी, नागरणी और कथा कथन है। 2 रचनाएं याद रख लेना, खूब है, बाकी नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। इस पाठ की विधा क्या है, आत्मकथात्मक उपन्यास। विधा यानी प्रकार, पाठ का प्रकार क्या। अब इस पाठ में क्या है उसकी बात हम देखते हैं। जूझ एक आत्मकथात्मक रचना। कैसी रचना है, जूझ एक आत्मकथात्मक रचना है। इसमें लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन और विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को सजीव रूप में चित्रित किया है। मतलब गणप्पा रियल में लेखक ही है, किस तरह वो पढ़ना चाह रहे हैं, उसके मन में उम्मीद है कि मैं पढूं। ठीक है, तो आजकल के बच्चे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाह रहे, बस पढ़ना नहीं, सोशल मीडिया पे बिजी रहना। हाँ सोशल मीडिया चलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी। तो ये एक मोटिवेशनल पार्ट है। ठीक है, जिसमें लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन और विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। संघर्ष कैसे, वो खेत भी जाता था, बच्चा गणप्पा है ना, खेत भी जाता था और पढ़ाई भी करता था। और उसके बेटे ने, उसके पापा ने कह रखा था अगर खेत नहीं आया तो हड्डी पसली ये कर दूंगा। कई चीजें इसमें आती हैं, तो सारी चीजें ध्यान रखनी है। और क्या है, पाठ में लेखक को एक और शिक्षा पाने का गहरा लगाव है, तो दूसरी ओर पिता का कठोर और परंपरावादी स्वभाव जो उसकी पढ़ाई में बाधा बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा, गणप्पा की पढ़ाई में बाधा क्या बनता है, पिता का कठोर और परंपरावादी स्वभाव। पिता चाहता है कि खेतों में काम करे, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन फिर भी बच्चा खेतों में काम भी करता है, पढ़ता है। वो मराठी का टीचर कुछ पंक्ति देता है ना, भैंस की पीठ पे लिख के याद करता है, कहीं भी लिख के याद करता है। मतलब जहां भी इसको मौका मिले ये पढ़ने की कोशिश करता है। कौन, गणप्पा का एक और नाम क्या था, जकाते। एक नाम और क्या था, आनंदा। ठीक है, इसकी पापा इसे क्या कहते थे, आप कमेंट करना। इसके पापा का नाम था रतनपा, जो गणपा को किस नाम से पुकारते थे, जकाते नाम से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किस तरह देखो अपनी मम्मी को जमींदार के पास लेके जाते हैं, याद है ना आपको, दत्ताजी राव के पास, कैसे भी करके ये पूरा शेड करते हैं कि भाई पापा को मना ले, सीधा तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो सारी चीजें वहां आपने पढ़ी होगी। देखो पात्रों के नाम ध्यान में रखना है, और कई चीजें, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी फसल थी, क्या था क्या नहीं था, वो आपने पढ़ रखा है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। जूझ एक आत्मकथात्मक रचना है जिसमें लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन और विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। पाठ में लेखक का एक और शिक्षा पाने का क्या है, गहरा लगाव है। दूसरी ओर पिता का कठोर और परंपरावादी क्या है, स्वभाव, जो उसकी पढ़ाई में क्या बनता है, बाधा बनता है। लेखक को खेती, मजदूरी और घरेलू कामों के बीच पढ़ाई करनी पड़ती है। खेती भी करता है, मजदूरी भी करता है, घरेलू काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। कितना मोटिवेशनल पार्ट है, सारी चीजें वो साथ में कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, कठिन परिस्थिति, एक मिनट, कठिन परिस्थितियों, गरीबी और पारिवारिक दबाव के बावजूद वह हार नहीं मानता। मतलब कठिन परिस्थितियां हैं, गरीबी है, पारिवारिक दबाव है, पढ़ाने के कोई पक्षधर है, सिर्फ मम्मी पक्षधर है, ठीक है, फिर भी वो पढ़ता है और लास्ट में मराठी का बहुत बड़ा साहित्यकार बन जाता है और बाद में लेखक बनता है। उसने जूझ अपनी आत्मकथा लिख दी जो आज हम ये पढ़ रहे हैं। वही गणप्पा है, उसने ये चीजें लिखी है। देखो पढ़ाई कुछ भी करवा सकती है, अगर आप पढ़ते हो ना तो आप बहुत आगे जा सकते हो। कलम
की ताकत तो सबसे बड़ी ताकत होती है। कलम से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने का संकल्प करता है। ये पाठ संघर्ष, आत्मसम्मान और शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, घर वालों का नाम रोशन करना है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ करोगे, ठीक है ना। आगे देखो, मुख्य भाव के इस पाठ में संघर्ष है, शिक्षा का महत्व है, आत्मविश्वास है और जिजीविषा है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है आपकी किताबों का ओम थानवी। कौन सा? ओम थानवी। अब ओम थानवी का जन्म हुआ था 1957 में। जन्म कब हुआ? 1957 में। मृत्यु का मुझे मिला नहीं, शायद जीवित होंगे, ठीक है, पक्का नहीं कह रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं मिला, ठीक है। इनका जन्म 1957 में हुआ था और इनका पाठ है अतीत में दबे पांव। कौन सा पाठ है? अतीत में दबे पांव। और इस पाठ की विधा क्या है? यात्रा वृतांत। पाठ की विधा यात्रा वृतांत, पाठ का नाम अतीत में दबे पांव, ठीक है। लेखक कौन है? ओम थानवी। ओम थानवी, पाठ का नाम अतीत में दबे पांव, विधा यात्रा वृतांत। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब ओम थानवी का परिचय तो इससे नहीं पहुंचेंगे, फिर भी ध्यान रखना, ये इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने इतवारी पत्रिका निकाली। एक पत्रिका का नाम ध्यान रखना, एक पत्रिका का नाम पूछा जा सकता है, इतवारी पत्रिका। इतवारी पत्रिका किसकी थी? ओम थानवी की, ठीक है। इतवारी पत्रिका ओम थानवी की पत्रिका थी, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो अतीत में दबे पांव, पाठ की विधा यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं? जैसे आजकल का व्लॉग होता है ना, वो व्लॉग, कहीं भी जाते हैं हेलो गाइज वाला, वही सिस्टम है। तो पहले क्या होता था, ये हेलो गाइज वाला था नहीं सिस्टम। पहले ये सिस्टम था, जहां भी कहीं घूमने जाते थे वहां चीजें लिखती थी, लेखक जाता था तो वो वहां पर जो जो अनुभव करता था वो चीजें लिख लेता था, और वो क्या बन जाता था? यात्रा वृतांत, ठीक है। आजकल व्लॉग बन रहा है ना, तो उसकी जगह यात्रा वृतांत था पहले, ठीक है। फिर ओम थानवी की कुछ रचनाएं: अतीत में दबे पांव, आधुनिकता के आईने में, इतिहास की परछाइयां, लोकतंत्र और संस्कृति। अतीत में दबे पांव, आधुनिकता के आईने में, इतिहास की परछाइयां, लोकतंत्र और संस्कृति, ये इनकी रचनाएं किनकी? ओम थानवी की। अब देखो, और आप ये पाठ, ओम थानवी का जो पाठ है, इस पाठ में क्या है? ये पाठ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की यात्रा पर आधारित है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की यात्रा पर मतलब ये गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने ये पाठ लिखा, अतीत में दबे पांव। तो लिया कहाँ से गया? ये मोहनजोदड़ो से लिया गया, अतीत में दबे पांव। इनकी एक रचना है, ठीक है ना। तो यात्रा पर आधारित है। लेखक वहां के खंडर, नगर योजना, सड़कें, नालियां, स्नानागार और मकानों को देखकर उस समय की उन्नत सभ्यता और वैज्ञानिक सोच से प्रभावित होता है। लेखक वहां जाता है तो वहां क्या क्या देखता है? वहां के खंडर, खंडर भी बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। वहां की नगर योजना, इतनी अच्छी बसावट थी वहां की, जैसी बसावट आज भी नहीं है। वहां की सड़कें इतनी शानदार थी, समकोण सड़कें ऐसे जा रही है, आपस में काट रही है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं। वहां की नालियां शानदार थी, वैसी नाली व्यवस्था आज भी नहीं है। वहां के स्नानागार शानदार थे, मकानों को देखकर, मकान भी शानदार। उस समय की जो उन्नत सभ्यता को देखकर ये सोच रहा है कि आज इंजीनियरिंग आ गई, कई चीजें आ गई, वैसे मकान नहीं बन पा रहे हैं। आज तो एक पुल बनता है, 2 साल बाद वो जर्जर हो जाता है, लेकिन पुरानी चीजें बनी है। उनसे बहुत प्रभावित होते हैं कौन? ओम थानवी। आगे देखो, लेखक बताता है, क्या बताता है? लेखक बताता है कि हजारों वर्षों पुराने ये अवशेष आज भी मानव की सामाजिक व्यवस्था, स्वच्छता बोध, जीवन शैली की कहानी कहते हैं। मतलब हजारों साल पहले ये चीजें बनी है, इनके अवशेष आज भी मानव की सामाजिक व्यवस्था, स्वच्छता बोध और जीवन शैली की कहानी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि अतीत आज भी हमारे साथ दबे पांव चलता है। ये कहानी के माध्यम से क्या पता चलता है? कि अतीत आज भी हमारे साथ दबे पांव चलता है और हमें अपनी सभ्यता की जड़ों से जोड़ता है, ठीक है साथियों। ये आपके सारे पाठ तो हो गए करीब करीब दोनों किताबों के। अब आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के और कई चीजों के थोड़े से क्वेश्चन और आते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। एक तो आपके आता है अपठित गद्यांश आता है, पद्यांश आता है। बाकी चीजों की बात हम थोड़ी सी और कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपके सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है साथियों। तो अब हम थोड़ी देर में वापस शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।